वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और मैं आपके बीच में फिर से लेकर हाजिर हूँ एक नया टेस्ट। ओके, इससे पहले जो है हम 6 जो है प्रैक्टिस जो है शायद डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं वीडियोज़ तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जाए बाकी के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो कोई कई बच्चे हैं उनको नहीं मिलता है तो वो डायरेक्ट ऊपर सर्च जो बार होता है वहाँ पर जो है नाम लिखें प्रैक्टिस टेस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड और आगे आगे से चैनल का नाम लिखें। आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसके अंदर जाके टेस्ट बाकी के देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए किसी प्रकार के टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, चाहे वो एलटी के हों या लेक्चरर के हों, आपको मेरे से कांटेक्ट करना होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा और नोट्स पेड होंगे। ओके, इसमें आपको अगर उत्तराखंड के जीके से रिलेटेड चाहिए जिसमें मैंने जीके का होल कवर किया है तो वो भी आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड जीके के अलावा अगर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, और जल्दी में जो है जीएस के नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा टेस्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है पहला ही जो क्वेश्चन है वो है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। पहला है क्वेश्चन, आधुनिक समय में माध्यमिक स्तर के विद्यालय में निम्नलिखित पैटर्न के अनुसरण पर जोर दिया जा रहा है। तो पहला है छात्रों के कॉलेज समय में को बढ़ाया जाए। दूसरा, दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि की जाए। तीसरा है छात्रों के सत्र को बढ़ाया जाए। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हैं और ये माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के अंदर लागू होने की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, आज़ादी के बाद जो पहला ही आयोग बना वो कौन सा था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मैंने बताया था आपको। और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ओके, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में विशेषतः विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव के लिए नियुक्त किया गया था। यानी कि कौन सा आयोग ऐसा है जो विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए आयोग किया गया था? तो अगेन हमने वही बात की कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए जो पहला ही आयोग नियुक्त किया गया वो डॉक्टर राधाकृष्णन जो है उनकी अध्यक्षता में बनाया गया था, और इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, जिन छात्रों ने पर्याप्त शिक्षण अनुभव प्राप्त कर लिया है उन्हें ही एमएड की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए। यह सुझाव किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, ये जो सुझाव है ये आपका बताइए राइट आंसर। ये भी विश्वविद्यालय शिक्षा जो आयोग है उसी का सजेशन है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, गांवों में छोटे सावासिक स्नातक पूर्व कॉलेजों की स्थापना की जाए। इन कॉलेजों के केंद्र में एक ग्रामीण या रूरल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। यह नीति किसने सुझाव इसका दिया था? ओके, तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगेन जो राधाकृष्णन कमीशन है उन्होंने ही इस प्रकार के बोला था कि रूरल क्षेत्रों में भी जो है वो विश्वविद्यालय स्थापना की जाए। हालांकि इनकी जो ये रिकमेंडेशन है ये अच्छी थी, लेकिन इसको व्यावहारिक नहीं माना गया था और इसकी आलोचना की गई थी कि भाई जो वैसे ही उस टाइम पर जो है वो कितने लोग थे जो विश्वविद्यालय शिक्षा को ग्रहण करते थे, बहुत कम थे। और ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर जब आबादी ऑलरेडी इतनी कम है वहाँ, और उसमें भी विश्वविद्यालय शिक्षा लेने वाले इक्के दुक्के ही होंगे, तो इन क्षेत्रों में जो है वो किस प्रकार से जो है वो विश्वविद्यालय चलेंगे या उसको खोलना व्यावहारिक नहीं माना गया। ठीक है ना, तो इसलिए ये रिकमेंडेशन नहीं मानी गई थी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तम स्वास्थ्य वाले प्रोफेसरों को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह संतुष्टि किसने की थी? तो अगेन जो है हम इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स राधाकृष्णन आयोग है। उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट की जो एज है उनको बढ़ाकर 60 से 64 कर दी जाए। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने राधाकृष्णन आयोग आपको पढ़ाया था। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, किस आयोग या समिति ने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है?
तो फ्रेंड्स माध्यमिक शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बना था? माध्यमिक शिक्षा के लिए मैंने बताया था ना कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है वो मुदालियर जो आयोग है उसके नाम से भी जाना जाता है, जो कि किसके अध्यक्षता में बना था? लक्ष्मण स्वामी मुदालय, डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण स्वामी मुदालय। ये तत्कालीन मद्रास जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कुलपति हुआ करते थे। ओके, तो उन्हीं की अध्यक्षता में जो माध्यमिक शिक्षा है उसके ऊपर विचार करने के लिए, एक स्ट्रक्चर करने के लिए एक आयोग बना था जिसको मुदालियर आयोग के नाम से जाना गया। और उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पर हमारी माध्यमिक शिक्षा है वो हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है। नेक्स्ट है, माध्यमिक जो शिक्षा है उसने किस शिक्षा की किस संरचना यानी स्ट्रक्चर पर सुझाव दिया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी सॉरी। यहाँ पर जो है उन्होंने क्या कहा था, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है यानी कि मुदालियर आयोग, उन्होंने बेसिकली दो बातें बोली थी। एक तो उन्होंने कहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो 7 साल की होनी चाहिए, यानी कि 7 ईयर्स, 11 साल से और 17 साल तक। और उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है हम क्या करें, जो इंटरमीडिएट जो क्लासेज हैं यानी कि 12th है उसको विश्वविद्यालय शिक्षा का भाग बना दें, यानी कि उसको यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का भाग बना दें, और 11th क्लास जो है उसको हाई स्कूल का भाग बना दें। इस प्रकार का डिवीजन दिया। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस आयोग ने जो है वो जो इंटरमीडिएट क्लास है उसको विश्वविद्यालय शिक्षा का अंग बनाने की बात की थी, तो वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है ना। हालांकि कोर्स जो है, डिग्री कोर्स जो है वो 3 साल का ही रहेगा, तो कोर्स जो है वो 3 वर्ष का ही होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्नातकों के प्रशिक्षण की अवधि के संबंध में क्या सुझाव दिया था? तो माध्यमिक जो शिक्षा आयोग है उसने स्नातकों के प्रशिक्षण की अवधि में जो है, अभी अभी मैंने बताया था कि उन्होंने क्या 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की बात की थी, तो ये इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की थी? तो फ्रेंड्स जो शिक्षा आयोग है वो कौन सा है? जो कोठारी कमीशन है उसी को शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, या इसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर जो है डेट वाइज पूछा हुआ है, तो आप सब जानते हैं कि जो है वो इसकी जो गठन हुआ था वो 14 जुलाई 1964 के जो प्रस्ताव के बाद जो है हुआ था, और 66 तक इसने काम किया था। तो हमेशा 64 66 इस प्रकार से दिया हुआ रहता है, तो ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है उसका सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो फ्रेंड्स इसका जो सुझाव है वो सर्वप्रथम जो है हमारी जो ये कोठारी कमीशन, जिसको कि हमने अभी शिक्षा आयोग की बात की, तो उसी में सबसे पहले ये रिकमेंडेशन दी गई थी। ओके, जो कि ये जो 10+2+3 का स्ट्रक्चर है, ये यानी कि 10वीं तक और उसके बाद 2 साल का 11th और 12th, ठीक है ना, जिसको +1 +2 भी कहा जाता था, और फिर उसके बाद 3 साल का डिग्री कोर्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तब से लेकर तब तो मतलब इसका केवल सजेशन दिया गया था, तो इसके बाद जो है वो कुछ स्टेट्स के अंदर लागू हो गया था। फिर 1986 की जब पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वहाँ पर जो है कंप्लीट जो है उसके बाद पूरे देश के अंदर इसको लागू कर दिया गया। तो अभी तक भी आप जानते हैं कि शिक्षा के अंदर हमारा यही वाला स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें कुछ विषयों को 3 वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्सों की व्यवस्था की जाए। यह सुझाव किसने दिया था? तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो सजेशन है ये दिया गया शिक्षा आयोग यानी अगेन कोठारी कमीशन जो है उसने ये सुझाव दिया था। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, सब राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। यह सुझाव किसका था? तो फ्रेंड्स ये जो सुझाव है, ये सजेशन है, ये हमारा कोठारी कमीशन यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है उसी का ये सजेशन था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी सेंट्रल एडवाइजरी जो बोर्ड है उसके सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा के आयोग की गठन की स्थापना कब की थी? तो आप सब जानते हैं कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है जब उसने रिकमेंडेशन दी थी उसके बाद अब यहाँ पर तो डेट वाइज पूछा हुआ, वैसे तो 1952 तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो डेट भी है तो आपको डेट भी याद रखनी है। तो ये 23 सितंबर 1952 को जो है वो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई थी, और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा जो आयोग है उसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? लक्ष्मण स्वामी मुदालय की अध्यक्षता में। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो फ्रेंड्स बहुउद्देशीय विद्यालय यानी कि मल्टीपर्पज जो स्कूल्स हैं उनकी स्थापना का सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग, अगेन वही मुदालियर जो आयोग है उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है,
माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य संस्तुति का मतलब होता है रिकमेंडेशंस। तो ये क्या है, यहाँ पर है सब शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना, भोजना नहीं है, ये योजना होगा, प्रारंभ की जाए। 12 वर्ष की शिक्षा के बाद 3 वर्षीय प्रथम डिग्री कोर्स प्रारंभ किया जाए। सी है शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ऑप्शन के अंदर कुछ गलती है। यहाँ पर जो है शिक्षकों के लिए शिक्षा में जो होगा, शिक्षा में जो है वो त्रिमुखी जो है शिक्षा की जो त्रिमुखी योजना है उसको लागू करने की बात हुई थी। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर ये कोई योजना नहीं है ये, है ना। यहाँ पर जो है वो शिक्षा जो है वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि भाई शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसके कि एक छोर पर जो है वो कौन होता है, टीचर होता है यानी शिक्षक होता है, दूसरे छोर पर स्टूडेंट होता है, और उनको आपस में जो है उनके बीच में अंतः क्रिया जो होगी, इंटरेक्शन होगा, वो किसके माध्यम से होगा, करिकुलम के माध्यम से होगा, करिकुलम। तो इस तरह से जो ये जो स्टेटमेंट जो जॉन डीवी ने भी दिया था तो उसको इन्होंने बोला था, तो वो उसी की बात हो रही है। वरना ये जो इस प्रकार की बात है त्रिमुखी लाभ योजना, इस प्रकार की कोई भी योजना नहीं है। ओके, तो ये इसलिए यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ इसके अंदर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर सभी बालकों और बालिकाओं को किन आंतरिक विषयों को अनिवार्य बनाने की संतुष्टि दी थी, यानी कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो अनिवार्य किए जाएं। तो पहला है भाषाएं, दूसरा है सामाजिक अध्ययन, तीसरा है भाषाएं, सामाजिक अध्ययन, गणित एवं सामान्य विज्ञान एवं शिल्प, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। तो उन्होंने ये सारे सब्जेक्ट कहा कि ये माध्यमिक स्तर पर एटलीस्ट ये सब्जेक्ट जो हैं वो अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा जो आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो माध्यमिक शिक्षा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अगेन हमने बात कर दी थी कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों ही ऑप्शन में कोठारी दे रखा था, इसलिए मैंने ये काट दिया। तो ये क्या होगा, लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। ओके, नेक्स्ट है कोठारी जो आयोग है उसने शिक्षा में स्नातकोत्तर यानी कि एमएड पाठ्यक्रम जो है उसकी अवधि के बारे में सुझाव दिया था कि कितने साल का एमएड कोर्स होना चाहिए। तो जो कोठारी आयोग है उन्होंने 2 साल के एमएड कोर्स का रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाए, यह संतुष्टि या रिकमेंडेशन किसने दी थी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है कोठारी कमीशन। उन्होंने, मैंने बताया था ना कि कोठारी जो कमीशन है उन्होंने उन्होंने कहा कि कॉमन स्कूल सिस्टम हो, सभी के लिए जो है वो एक समान शिक्षा हो। यानी ऐसा ना हो कि जो उस जमाने में जो है वो अभी प्रिंसली स्टेट्स वगैरह होने के कारण से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था कि जो है वो जो ये इस प्रकार के जो रिच फैमिलीज होती हैं उनसे आने वाले बच्चों उनके लिए जो है अलग प्रकार के जो है स्कूल्स होते थे। तो इस प्रकार के स्कूलों को उन्होंने ख़त्म करने की बात की थी। ओके, नेक्स्ट है प्रौढ़ जो शिक्षा है उसके अंतर्गत कोठारी जो आयोग है उन्होंने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया था, यानी कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जिनको उन्होंने कहा था कि भाई इनको स्थान दिया जाए। पहला है निरक्षरता उन्मूलन, दूसरा है अनवरत शिक्षा, सी है पत्राचार कार्यक्रम, और डी है ये सभी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रौढ़ शिक्षा को कहीं ना कहीं बढ़ाती हैं, तो इसलिए ये आपकी कोठारी कमीशन ने इनको रिकमेंडेशन दिया था। पत्राचार कार्यक्रम का मतलब होता है डिस्टेंस जो लर्निंग है, जिसके माध्यम से आपको पता है कि पहले क्या होता था, जो किताबें जो वगैरह जो भेज के और उस प्रकार से पढ़ाई करवाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था। तो फ्रेंड्स इसका जो इसके बारे में जो है मैंने आपसे क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि ये शिक्षा आयोग जो है या आपका कोठारी जो कमीशन है उन्होंने इस प्रकार की रिकमेंडेशन दी थी कि जो है विद्यालयों का संकुल का मतलब होता है कि क्लस्टर वगैरह बनाए जाएं। क्लस्टर का मतलब जैसे 4 5 6 स्कूल हैं कहीं पर हैं तो वो एक साथ मिलकर जो है एक क्लस्टर बना दें, और जैसे उन उन स्कूलों के अंदर जो सबसे बेस्ट स्कूल है वो वहाँ से जो है वो बाकी स्कूल जो है धीरे धीरे उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करें कि भाई वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और आपस में एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरी करें, जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ हो रही है उसको अडॉप्ट करें। तो इस तरीके से ही इन्होंने बात की थी, एक क्लस्टर के रूप में अलग अलग बनाए जाएं, उनको संकुल कहा जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय स्वाधीनता किन क्षेत्रों में प्रदान करने की संस्तुति दी थी। तो स्वाधीनता का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑटोनॉमी, ठीक है ना, ऑटोनोमस।
तो आप जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, ऑटोनोमस होती हैं अपने डिसीजंस के लिए। तो किस चीज़ में बोला था, छात्रों के चयन में, शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति में, विषयों एवं शिक्षण विधियों तथा अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये जो शिक्षा आयोग है उन्होंने सी यानी कि पाठ्य जो विषय हैं हमारे, यानी कि वो क्या करिकुलम बनाएंगे, कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, और कौन सा अनुसंधान यानी कि रिसर्च वगैरह किस प्रकार से वहाँ पर होगी, ये सारे जो रिकमेंडेशंस हैं वो इन्होंने दिए थे। ठीक है ना, यानी उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की ऑटोनॉमी जो है वो कॉलेजों को दिया जाए। और इसलिए ज़रूरी होती है कि ताकि जो है वहाँ पर पॉलिटिकल जो है किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो, जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाएँ। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, कृषि शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार हेतु कृषि पॉलिटेक्निक जो है उनकी स्थापना की जानी चाहिए। यह सुझाव किसका था? तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है कोठारी कमीशन। ये जो सजेशन है ये भी कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, कहाँ थे हम? नेक्स्ट है, शिक्षा की पृथकता की समाप्ति के लिए आयोग ने क्या सुझाव दिया था? तो आयोग मतलब इसी की बात हो रही, कोठारी कमीशन की। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया था? पहला है, शिक्षा बीए विषय यानी कि जो एजुकेशन विषय है उसको बीए तथा एमए के पाठ्यक्रम जो है उनमें स्थान दिया जाए। दूसरा है, कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा यानी कि जो टीचर एजुकेशन है उसके विकास एवं अनुसंधान के लिए स्कूल ऑफ एजुकेशन खोले जाएं। समस्त राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए तथा उनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, या डी उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारी की सारी जो है रिकमेंडेशन टीचर एजुकेशन के संबंध में कोठारी कमीशन के द्वारा दी गई थी। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संचालन के लिए भारतीय जो सरकार है वो भारतीय सरकार किस मंत्रालय की स्थापना की? तो ये तो सभी जानते हैं, शिक्षा जो मंत्रालय है जिसको एमएचआरडी मिनिस्ट्री कर दिया गया बाद में राजीव गांधी के टाइम पे। फिर उसके बाद जो है फिर अब मोदी सरकार जो है पुनः इसका नाम क्या कर रही है? शिक्षा मंत्रालय कर रही है, क्या कर दिया है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है? तो पहला है केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल, दूसरा है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, सी है ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो प्राथमिक शिक्षा है उसके विकास के लिए योजनाएं तैयार करना अखिल भारतीय जो भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया जो प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल है उनका काम है। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षा में छात्रों का विकास किस सीमा तक हो चुका है, यह प्रक्रिया पता लगाने का कौन सा तरीका है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मूल्यांकन, निर्देशन, या इनमें से कोई नहीं। तो सब जानते हैं कि छात्रों में की प्रगति का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन किया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर की शिक्षा पूरी किए बिना ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है? तो फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको कि जो शिक्षा है उसके सार्वभौमिकरण के अंदर दो प्रकार की समस्याएं हैं। पहला है अपव्यय की और दूसरा है अवरोधन की। तो अवरोधन क्या होता है? जबकि बच्चा जो है वो क्लास के अंदर फेल हो जाए और दोबारा उसी क्लास में रह जाए, तो वो हो गया अवरोधन। और अपव्यय क्या हो गया कि किसी कारण से जो है वो अपना स्कूल जो है वो पूरा करने से पहले ही या प्राइमरी एजुकेशन को लेने से पहले ही छोड़ दे, तो वो हो जाता है अपव्यय। ठीक है ना, तो यहाँ पर बात हो रही कि शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को जो उसमें छात्र शिक्षा पूरी किए बिना ही छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अपव्यय हो जाता है। यानी कि अभी तक जितना भी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो है एक्सपेंडिचर किया है वो सब क्या हो गया? वेस्ट हो गया, यानी वो अपव्यय हुआ है एक, है ना, तो इसलिए इसको अपव्यय की समस्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण है। तो निर्धनता, जीविकोपार्जन की आवश्यकता, अच्छे व योग्य अध्यापकों का अभाव। तो ये सारे जो रीजन है ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं? एक तरह से इफेक्ट करते हैं शिक्षा के क्षेत्र को। जब अपव्यय होता है, अपव्यय यानी भी बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, है ना, क्योंकि गरीब आदमी, गरीब का बच्चा है वो अगर एक बार उसको मतलब अगर उसको मेन क्या होगा कि मुझे कमाना है घर के लिए, उसको पढ़ने का उतना ज़्यादा उससे क्या मतलब होगा? जब तक उसके घर पे जो है कमाई के साधन नहीं है तो वो कहाँ से पढ़ने की सोचेगा, है ना, तो ये होता है। नेक्स्ट है, असंतोषजनक प्रगति के कारण किसी छात्र का एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रुक जाना किस समस्या को दर्शाता है? तो वही बात हो गई कि
एक से ज़्यादा बार जो है वो जब रुकता है तो वो होता है शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन अवरोधन की समस्या का मुख्य कारण क्या है। तो पहला है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, दूसरा कक्षा में अधिक छात्रों की संख्या, नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा विधि व प्रणाली या उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही जो रीजन है ये कहीं ना कहीं हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी जो है उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था कि गांधी जी जो है उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब दी थी, 1937 में। 1937 में जो है गांधी जी का गुजरात में वर्धा के अंदर जो है एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी काफ़ी लोग मौजूद थे। तो उसमें गांधी जी ने जो है वो पहली बार इस प्रकार की शिक्षा योजना की घोषणा की थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर उन्होंने उनकी जो घोषणा थी वो मेनली किससे थी, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड थी। तो इसीलिए इस योजना को क्या कहा जाता है, प्राथमिक शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा योजना, इस प्रकार की योजना, कई प्रकार के नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है गांधी जी को आप जानते हैं कि न केवल एक नेता के रूप में बल्कि एक दार्शनिक के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये है, इसलिए इसका आपको याद रखना है 1937 में, ठीक है। और इसके अंदर जो है इन्होंने मुख्य जो बात है वो बोली थी, वो भी आपको याद रखनी है। उन्होंने बोला था कि बच्चों को आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस दे दीजिए, उनको कुछ ना कुछ हस्तपरक जो है वो काम दीजिए, ठीक है ना, जिससे कि बच्चे अपना जो है वो स्वावलंबी भी बन पाएंगे। ओके, चलते हैं आगे। गोखले ने, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले की बात हो रही है, प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क बनाने का विधेयक केंद्रीय सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 16 मार्च 1911 को इन्होंने ये पहली बार इस प्रकार का विधेयक जो है पेश किया था, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि भारत के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा है उसको निशुल्क किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्राथमिक शिक्षा का संचालन होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, स्थानीय संस्थाओं के द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन सभी के द्वारा। जो केंद्र सरकार है वो क्या करती है, पॉलिसी मेकिंग, उसके बाद जो राज्य सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं, इम्प्लीमेंटेशन करती हैं, स्कूलों में व्यवस्थाएं करती हैं, और जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो भी क्या करती हैं, अपना अपना योगदान देती हैं। नेक्स्ट है, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को ए और बी, यानी कि ए एंड बी में विभाजित करने का प्रस्ताव किसने दिया था। तो यह है वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, तीसरा है वुड एम एबर्ट रिपोर्ट, और चौथा है कोठारी कमीशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स वो हो जाएगा हंटर आयोग, ठीक है। हंटर कमीशन 1882 के अंदर आया था। हालांकि ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ ले, कोई भरोसा नहीं होता है इस चीज़ों में एग्जाम के अंदर ना। तो हंटर जो आयोग है उन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम दो प्रकार के होने चाहिए भाई। जो बच्चे डिग्री के कोर्स के लिए जाना चाहते हैं स्कूल एजुकेशन के बाद, तो उनके लिए अलग प्रकार का कोर्स हो, और ए कोर्स, और जो टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए बी कोर्स। ओके, तो इस प्रकार का था ये। नेक्स्ट है, हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या सुझाव दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कोई सुझाव नहीं दिया था, यानी उन्होंने माध्यम के विषय में कोई भी बात नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पर इस प्रकार की बात करना एक तरह से विवादास्पद हो जाता था ना, क्योंकि भारतीय जो थे वो फिर इस बात से खपा हो जाते थे कि ये जो है हम अंग्रेजी जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, 1902 में ईस्वी में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तो 1902 में भारत में कुल 5 विश्वविद्यालय थे। ओके, तो लगा सकते हैं आप कि क्या स्थिति रही होगी, पूरे देश में जो है मात्र 5 यूनिवर्सिटीज थी। राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने किस विभाग की स्थापना की थी। तो ये एनसीईआरटी की बात कर रहा, तो इसने जो है किसकी, किन किन की स्थापना की, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, और ये सभी। तो ये सारे जो हैं इंस्टीट्यूट इनके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा स्थापना इनकी की गई है। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा के गिरते हुए स्तर का मुख्य कारण क्या है। तो फ्रेंड्स ये सारे ही जो कारण है ये उच्च शिक्षा के गिरते स्तर का कारण है, क्योंकि कक्षा जो है उनमें बच्चों की संख्या अधिक है, शिक्षकों का वेतनमान कम है, और शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में रुचि न लेना। तो फ्रेंड्स देखो, क्योंकि जो शिक्षण व्यवसाय है वो समाज का उस तबके का निर्माण कर रहा है जिस जहाँ पर जो है वो पहले क्या होता था, शिक्षक को जो है एक इस प्रकार से समझा जाता था दीनहीन स्थिति वाला। तो इस कारण से जो है जो युवा जो टैलेंटेड है और जो
जो अपने आप को, अपना जो भविष्य है वो ज़्यादा बड़ा बनाना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, तो वो ज़्यादातर इस क्षेत्र की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते थे, क्योंकि उनको वेतन भी बहुत कम मिलता था। तो इस वजह से क्या होता था कि फिर जो लोग हैं वो प्रेफर नहीं करते थे। वो ये था कि जब कुछ नहीं होगा तो लास्ट में यहाँ पर आएंगे। लेकिन जब धीरे धीरे जो है वो शिक्षकों के वेतनमान, उनकी सैलरी के अंदर जो है वो आपका चेंज हुआ। आप देखिए धीरे धीरे किस प्रकार से चेंज हो रहा है। और नई पॉलिसी है उसके अंदर ये भी रिकमेंडेशन है कि जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। यानी कि उनको इस प्रकार की का करियर वहाँ पर दिया जाए कि बच्चा जो है वो सोचे कि एक आईएएस बनने से अच्छा है मैं यहाँ पर अपना जो है टैलेंट इन्वेस्ट करूँ, मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर इतना ही जो है वो सैलरी मिल रही है। ओके, तो इसलिए जो है जो यंग जो टैलेंटेड लोग होंगे वो इस तरफ तभी तो आएंगे, और तभी वो जो है इंटरेस्ट से जो है वो काम करेंगे। हालांकि कुछ लोग करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग तो करेंगे, है ना। चलते हैं आगे। केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है वो नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, अलीगढ़, दिल्ली, बनारस या लखनऊ। तो जो लखनऊ है वो अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। ओके, नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ था। तो अध्यापक शिक्षा यानी टीचर जो एजुकेशन है फ्रेंड्स, इसका विकास ब्रिटिश काल में शुरू शुरू हो चुका था। और आज का जो अंतिम प्रश्न है हमारा वो है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा सेवा विभाग के लिए अनुभवी एवं योग्य अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था किस सन में की थी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1904 में। ओके, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 44 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को टेस्ट समझ में आया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना काफ़ी है। गुड नाइट।